जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं और वो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने क्या किया है। जो हमारा प्रीलिम्स 2024 होने वाला है, यानी देखो परीक्षा की तिथि 17 मार्च 2024, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक कंसेंट पेपर है, सहमत पत्र हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम हमारा एग्जाम होता है, जिन एग्जाम सेंटरों में, जैसे मान लिया हमारा एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में जो एग्जाम सेंटर हमें मिलते हैं, उन एग्जाम सेंटर को पहले से बुक किया जाता है आयोग के द्वारा। तो आयोग क्या करता है, कंसेंट पेपर मांगता है कि हम आपके यहाँ सेंटर को भेजेंगे, तो उसके संबंध में कंसेंट पेपर दिया जाता है। तो आपको विद्यालय का नाम, विद्यालय का स्पष्ट पता, मार्ग, गली, मोहल्ला नाम सहित एवं पिन कोड लिखना होता है। तो इससे ये रियलाइज होता है कि जो 17 मार्च 2024 को परीक्षा की तिथि है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024, जिसको हम सम्मिलित राज्य, है ना, प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च तक का टाइम बचा हुआ है, यानी आपके पास लगभग 33, 60, 70, है ना, लगभग 80 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं और 80वें दिन आपका एग्जाम होना है ना। ये अभी हम मान के चलते हैं। दूसरा, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य का नाम, परीक्षा केंद्र प्रभारी का नाम, पदनाम सहित बैंक खाते में अंकित नाम, बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम, बैंक, जनपद कोड, आईएफएससी कोड। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी क्या करती है, एग्जाम सेंटर और जब भाड़े पर लेती होगी तो इसका मतलब पेमेंट भी देती होगी, है ना। तो उनके लिए तो बेहतर है ना। तो वो सारी चीजें भरने के लिए मांगी गई हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या निकल के आता है, अब आप लोग इतने समझदार तो हैं ही हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। 90% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम 17 मार्च को ही होगा, क्योंकि यूपीएससी, सॉरी, यूपीपीएससी प्रतिबद्ध है अपना रिजल्ट 6 महीने के अंदर देने के लिए। मार्च में आपका अगर एग्जाम होता है तो ये मान के चलिए अप्रैल तक रिजल्ट आएगा और जुलाई के आसपास आपका मेंस हो जाना है। ओके। तो ये जो 2 महीने का पहले हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अभी डेटें फंसती थी उत्तर यूपीएससी के एग्जाम के समय, तो वो डेटें अब फंसने नहीं पाएंगी। तो आपके लिए टाइम कम है, क्रूशियल टाइम है। ठंड का मौसम भी ज्यादा है, रजाई के अंदर ज्यादा मजा आती होगी, है ना। तो यही टाइम है आपको तैयारी करने का भी और रजाई के अंदर रहने का भी। तो जो भी आपके जो भी कंसेंट हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो अभी के लिए फिलहाल 2-3 महीनों के लिए भूल जाइए। खासकर 17 मार्च तक तो एकदम भूल जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर, दो गंभीर एग्जाम होते हैं। और इस बार क्या होगा, एग्जाम जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं, लगभग 500, 550 के आसपास वैकेंसी आएंगी। वो भी डाटा मांगा गया है ना। और जनरली क्या होता है, एग्जाम के पहले ही सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है, कहाँ किन पदों की रिक्तियां कम हैं, किन पदों की रिक्तियां ज्यादा हैं, और एसडीएम के कितने पद होंगे, डीएसपी के कितने पद होंगे। तो तरह तरह की रिक्तियों का एक आवेदन मांग लिया जाता है विभागों से, विभाग वो अपना आवेदन दे देते हैं। और जन, जनवरी माह, लगभग ये मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन मतलब आपका आवेदन पत्र रिलीज कर दिया जाएगा और ओटीआर के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपकी। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग भी अभी तक क्या कर रहे थे, हिला हवाली कर रहे थे कि यार नहीं अभी इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, तो वो कृपया ध्यान दें। और ध्यान इस बात का देना है कि जो तुम्हारा एग्जाम है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यूपी पीएससी 2024, 17 मार्च को ही होगा। ओके। अब हम इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करें, तो नोटिफिकेशन जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। ओके। उसके अलावा देखो, स्कूल कॉलेजों से तो आवेदन मांग ही लिए गए, तो अभी जिनको भी शंका समाधान है तो वो भी कर ले, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज हो गया है 28 दिसंबर। ओके। 28 दिसंबर हो गया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2-3 दिन बचे हैं। 1-2 दिन आपके नए साल मनाने, नए साल के उत्सव मनाने में जाएंगे। फिर होली भी है, हो सकता है दिवाली के उसके पेपर के पहले पड़े या बाद में पड़े तो ज्यादा बेटर है। पहले पड़ गई तो 2-4 दिन उसके, ठंडियों के, शादी बारात होंगी जनवरी लास्ट, फरवरी मार्च सीजन में, तो वो भी आपको देखना होगा।
तो सिंपल सी बात है, आपके पास लगभग 65 से 70 दिन ही बचते हैं अगर छुट्टियों को निकाल दिया जाए। तो इतने कम समय में आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है अगर आपका बेसिक पहले से मजबूत रहा हो। और अगर जिसका बेसिक भी अभी किसी ने एनसीईआरटी को छुआ तक नहीं है, बेसिक किताबों को पढ़ा भी नहीं है, तो वो मैं चाहूंगा कि वो अवॉइड करे फॉर्म भरने से। ओके, क्योंकि रीजन ये है ना कि आपके पास 50 60 65 दिन है, आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है ना। और सिलेबस का आइडिया ना होना इसका मतलब अगर प्री आप रगड़ घसड़ के पास भी हो जाएंगे तो आपका मेंस फंसेगा। मेंस में आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, है ना। उन 4 पेपरों में आपको क्या करना होगा, जीएस फर्स्ट 200 नंबर, जीएस सेकंड 200 नंबर, सॉरी 6 पेपर जीएस के होते हैं क्योंकि सिलेबस 2023 से चेंज हुआ है। 6 पेपर जीएस के होंगे, एक ऐसे पेपर, एक सामान्य हिंदी। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि प्रीलिम्स के, अगर इतनी जल्दी प्रीलिम्स हो रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलिए जुलाई तक आपका मेंस होने की प्रबल संभावना होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, जैसे आप अपना सिलेबस देख लें एक बार, एक या दो बार उसको ठीक से देख लें, है ना। जो भी लोग 2024 को एग्जाम देने वाले हैं, 17 मार्च को जो भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, वो अपने सिलेबस को एक बार कैरी आउट करें, देखें और फोकस करें। दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखना है। क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर दोनों के क्वेश्चन पेपर को देखना है। इसको देखने के उपरांत आपको एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें तैयारी में कहां पर जान झोंकनी है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट स्टडीज, साइंस एंड टेक और विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इतिहास की बात करें, इतिहास, है ना, तो इतिहास में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो भारत का इतिहास होगा, प्राचीन मध्य, है ना, और मॉडर्न इंडिया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। दूसरा, भारत के साथ साथ यानी इंडियन हिस्ट्री के अलावा आपको यूपी विशेष पढ़ना पड़ेगा, खासकर 1857, है ना, से लेकर के 1947 तक जो भी स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं, मुगल काल, सल्तनत काल के अंतर्गत, है ना, छोटे छोटे राज्यों का जो गठन हुआ उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हिस्ट्री में ही आपको आर्ट एंड कल्चर यूपी की देखनी पड़ेगी क्योंकि इससे भी रिलेट करके काफी क्वेश्चन आते हैं। और लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास और भारत के इतिहास को मिला करके। दूसरा सेक्शन आता है पॉलिटी का। ओके, पॉलिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय संविधान के होते हैं और ये मान के चलिए इसमें लगभग 70% भारतीय संविधान के, 30% अदर क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा आपकी प्रस्तावना से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संसद से, राज्य के विधानसभा विधानमंडल से। ये जो 30% की मैंने बात की ना, ये स्टेट पैट्स के क्वेश्चन की बात करी, है ना, उनके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मान के चलिए लगभग 30-35 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और ये सिंपल एरियाज हैं, मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल एरियाज हैं, आपको नॉर्मल पढ़ना है और पढ़ के ही आपको अनुमान लग जाएगा कि नहीं, हाँ, हमें किन जगहों पर फोकस करना है। मैंने सिलेबस के बारे में आपको क्यों बताया, क्योंकि सिलेबस पढ़ने से आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, ओके, कि इतिहास में कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी डेप्थ में नहीं जाना है। दूसरा, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कहा कि आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर करना है। उसके बारे में क्यों कहा, क्योंकि आपको एक फिक्स आइडिया हो जाएगा कि जैसे मान लिया हड़प्पा सभ्यता है ना, पिछले 5 साल में हड़प्पा सभ्यता से किन किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, सामाजिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के फील्ड से वहां हड़प्पा सभ्यता का जो साइंटिफिक अप्रोच था उससे क्वेश्चन पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए, या अर्थ जगत के उसके क्वेश्चन पूछे गए, या व्यापार के संबंध में क्वेश्चन पूछे गए। तो इससे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ना है। ओके, उसी तरह जैसे मैंने पॉलिटी की बात करी कि आपको पॉलिटी भी पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना है, तो पॉलिटी में एक एवरेज लग जाएगा क्योंकि मूलतः 450 से ऊपर आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पॉलिटी में देखा है, पॉलिटी सेक्शन में, कि कुछ मूलभूत चीजें हैं, जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जाता है एक आधा। उसके अलावा जो राज्य के संबंध में जो विधानसभा, है ना, उसके द्वारा बनाए गए कानून, राज्यपाल,
है ना, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उससे रिलेट करके एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा राज्य की जो पॉलिसीज हैं, है ना, राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उनसे रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमें किन जगहों पर ज्यादा फोकस करना है, किन जगहों पर कम फोकस करना है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको पॉलिटी सेक्शन पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। ओके, अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जीएस फर्स्ट पेपर की एक दो मॉक और जीएस सेकेंड पेपर के एक दो मॉक को डिस्कस कर दूं। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां पर मैं दैनिक अपडेट उत्तर प्रदेश पीसीएस, है ना, अभी टीम बड़ी नहीं है, अकेला ही मैं काम कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें मैं देता रहता हूं, है ना, तो उनको वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद देखो पॉलिटी सेक्शन आपका हो गया, है ना, और ये मेजर सेक्शन है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कोशिश करेंगे तो ये मान के चलिए यहाँ 50 क्वेश्चन तक आप सही करने की संभावना बना सकते हैं, है ना। और ये 50 क्वेश्चन का मतलब 75 नंबर, और एक ये बड़ा एरिया होता है क्योंकि 150 क्वेश्चन है 200 नंबर के। ओके, और कोई भी कितना भी अच्छा होगा तो 110 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर ही नहीं पाएगा, और आपको 130 से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट के अंतर्गत। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर आपके इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा सही हो गए तो आपके प्लस पॉइंट बढ़ जाएंगे, और इजी वाले क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए या गलत हो गए तो आप उसमें उतना निगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो भी सीरियस प्रिपरेशन करेगा, है ना, तो वो ये मान के चलो इजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत करेगा ना ही छोड़ने की कोशिश करेगा। फिर दूसरा सेक्शन आता है आपका ज्योग्राफी का। ओके, इंडियन एंड स्टेट ज्योग्राफी, तो ज्यादा टफ नहीं है, और आप कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए आपका वहां से 100% क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अगर 100% नहीं मिलते तो 80 से 90% क्वेश्चन वहीं ज्योग्राफी से मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपको करना है। उत्तर प्रदेश की अगर ज्योग्राफी के विशेष क्वेश्चन देखने हैं, नदियां नालों, है ना, सफारी वगैरह की बात करनी है, और वहां की प्रजाति विविधता की बात करनी है, तो उत्तर प्रदेश विशेष की कोई एक बुक ले लो, कोई भी प्रयागराज पब्लिकेशन की, इलाहाबाद पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लोगे तो आपका यूपी वहां से आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हैं। यूपी पुलिस की इस समय वैकेंसी आई हुई है, तो उससे आपका एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, दूसरा आपका यूपी स्पेशल भी तैयार होता जाएगा, पहली चीज। फिर दूसरी बात आती है, ज्योग्राफी हो जाता है, फिर आपका इको, है ना, सामाजिक आर्थिक घटनाक्रम। सामाजिक आर्थिक घटनाक्रम से रिसेंट करंट क्वेश्चन के संभावना ज्यादा होती है, खासकर स्टेट बजट को लेकर के करीब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, है ना, तो वहां भी आपको फोकस करना है। तो पॉलिटी क्या होता है ना कि उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वालों और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की इकोनॉमी में पकड़ ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो आप इस पे करंट सिनेरियो पर ज्यादा ध्यान दें। और आप स्टार्टिंग के जो मैंने 3 सब्जेक्ट बताए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको आप बहुत मजबूत करें। और ये अगर आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड की पकड़ नहीं है, आपकी करंट पे उतनी ज्यादा पकड़ नहीं है, तो ये मान के चलिए यहाँ पर आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे इन 3 सेगमेंट में, और करीब 100 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, आपका एनवायरमेंट स्टडीज हो गया, और इकोनॉमी हो गया। ये 3 सेक्शन है। अब 3 सेक्शन से ये मान के चलिए मिनिमम अगर सवाल पूछे जाएंगे तो लगभग 70 सवाल पूछे जाएंगे। ओके, अब 70 सवालों में से आप एक रेशियो मान के चलिए कि 25 से 30 सवाल आपको यहाँ इन एरियाज में फोकस करने हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप साइंस एंड टेक की, या कोई भी बेसिक साइंस की बुक पढ़ लीजिए, खासकर जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आप कर लेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन कम पूछा जाता है, फिजिक्स का ज्यादा पूछा जाता है। केमिस्ट्री में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है ना। बायो पोर्शन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इन्वायरमेंट एंड स्टडीज उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से तैयार करें। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का करंट है, खासकर जैसे जीआई टैग, एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना, कुछ नामकरण किए जा रहे हैं, मंत्रालय का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जनसंख्या का एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसके बारे में। और पिछड़ा वर्ग विशेष में कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग का सेंसस कराया जाए, तो उससे ले पिछड़ा वर्ग 340 आर्टिकल, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। दूसरा, निवेश पर विशेष फोकस होना चाहिए आपको उत्तर प्रदेश में।
है ना। निवेश, निवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उसके अलावा जो पर्यटन है उत्तर प्रदेश का, पर्यटन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और देखो, एक लाइटली तैयारी नहीं करनी है आपको, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और आपको 150 क्वेश्चन में अगर आपके 95 क्वेश्चन तक सही हो जाते हैं तो आप एकदम सेफ जोन में होते हो, एकदम सेफ होते हो कि नहीं हमारा प्री हो जाएगा, हम मुझे मेंस पे फोकस करना है ही है। तो आपको अगर 2024 का मेंस लिखना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि आप जो बेसिक एरियाज हैं जहां पर आपने बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है, और 6 महीने 8 महीने साल 2 साल 4 साल जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, और तैयारी में अपने धार देने का तो समय है आपके पास, 60 65 दिन बचे हुए हैं और बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। क्रुशियल तो है, कम टाइम है लेकिन काफी अच्छा टाइम है। ओके, उन स्टूडेंट के लिए जिनके 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ओके, फिर आता है, मैं सेकंड पेपर की बात कर लेता हूं थोड़ा सा। सेकंड पेपर में देखो क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, सेकंड पेपर पास करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको जैसे जीएस सेकंड, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, इसमें देखो मैथ आती है, उसके बाद रीजनिंग आती है, जनरल हिंदी आती है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये दो लास्ट वाले सेगमेंट जो है ना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके लिए आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, कई प्रकार की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो अगर इनको, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप के होते हैं तो ये हम कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी टाइप का होता है, इसको भी हम कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर इन 3 विभागों से आपने 5 से 7 क्वेश्चन कर लिए तो आप प्लस में हैं। उसके अलावा सामान्य हिंदी के लगभग 10 12 क्वेश्चन आपको देखने हैं, रीजनिंग के 8 8 10 10 क्वेश्चन देखने हैं, तो कुल मिलाकर के आपको 33 क्वेश्चन एक क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, सही चाहिए। तो आपको मतलब 45 से 55 क्वेश्चन तक ले जाने हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 100 क्वेश्चन में से आपको 40 45 क्वेश्चन आराम से सही करने हैं। और कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आपको इन तीनों चीजों पर बराबर पकड़ बनानी है। जहां पर आपको इजी एरिया मिलता है उन एरियाज पे घुस जाना है, और उन्हीं एरियाज को ठीक से मेहनत करनी है। आपको 30 सवाल मैथ के 30 के 30 नहीं करने हैं भाई। आपको सबसे सिंपल जो लगते हैं, परसेंटेज है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही चीजों को आपको फोकस करना है। दूसरा, रीजनिंग के लिए मैं बता देता हूं कि आपको रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन, जैसे ब्लड रिलेशन है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इन चीजों पे फोकस करना है। जनरली जो सीसेट में फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा, जो मैं क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब उनका सौभाग्य यहाँ साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? उसका रीजन ये है कि वो लोग चीजों को पकड़ करके नहीं चलते हैं। वो सीसेट को एक तो पढ़ेंगे नहीं, कि उनको लगेगा कि यार सीसेट में क्या है, 33 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। भाई हवा खराब हो जाती है 33 क्वेश्चन सही करने में। कभी एग्जाम भवन में बैठना, समझ में आएगा। या जो भी पिछले बार फेल हुए हैं सीसेट में, उनसे बात करके देखना अगर आपके आसपास कोई हो, तो दिमाग खराब हो जाता है सीसेट क्वेश्चन को करने में। तो वो सारी चीजें ना होने पाए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले से प्रिपरेशन। और ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे आप सीसेट को स्पेशली दो, क्योंकि बुरा तब लगता है जब आपका जीएस पेपर बहुत अच्छी तरीके से निकलता है और सीसेट में आप फेल हो जाते हो, आपके 66 67 नंबर नहीं आ पाते, तो वो कंडीशन ना आने पाए, है ना। तो करीब 40 45 क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहां पर प्रीलिम्स फेल होने में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आपका सीसेट रुक जाता है या जीएस पेपर रुक जाता है, और नॉलेज पक्ष आपका मजबूत था, बस आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, आपने प्रैक्टिस पे बहुत विशेष फोकस नहीं किया, है ना। तो इतना ही मैं बता दूंगा कि जो प्रीलिम्स होने वाला है, ओके, प्रीलिम्स तो हो सक 90% मैं मानता हूं कि प्रीलिम्स जनवरी माह में ही, सॉरी मार्च माह में ही, 17 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि यूपीएस पीएससी इस बार बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। तो ये डेट याद रखना, 17 मार्च, है ना। 17 मार्च को अभी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी शादी 17 मार्च को हो सकता है फंस रही हो, तो शादी भाई आगे पीछे कर लेना, पीछे ही करना, 25 26 मार्च में कर लेना, है ना। तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तैयारी सारी हो चुकी है, जनवरी के फर्स्ट, है ना, या सेकेंड वीक में
संभव है कि नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए या उसके बाद भी हो सकता है, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये इतना है कि 17 मार्च को पेपर 90% या 95% चांसेज हैं कि पेपर 17 मार्च को ही होगा, क्योंकि प्रतिबद्ध है, सरकार भी प्रतिबद्ध है और आयोग भी प्रतिबद्ध है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम को देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं, हाँ ठीक से काम हो रहा है, तो ठीक से भैया काम हो रहा है। अगर आप एसडीएम, डिप्टी एसपी, है ना, या नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इस तरह की पोस्टेज में अगर आप जाना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ रंगबाजी ही नहीं कि 4 पहिए की गाड़ी खरीद लेंगे, वहां नीली बत्ती से घूमेंगे, अगर ये सोच है ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं समाज के एक बड़े वर्ग के लिए भला करूंगा, है ना, अपने जैसे लोगों के लिए काम करूंगा, तो आपके लिए बढ़िया है, आपको तैयारी करनी चाहिए। और 17 मार्च को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोशिश करूंगा कई अन्य प्रकार के वीडियो, स्ट्रेटेजिक वीडियो कुछ लेके आऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।